हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हिंदी के बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आई हूँ। पूरा देखिएगा, बीच बीच में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर क्वेश्चन के बीच आपको देती रहूँगी, तो बहुत ध्यान से अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगा के सुनिएगा और जो जो आपको याद नहीं है जो क्वेश्चन उसको नोट डाउन करते जाइएगा। कल जिनका एग्ज़ाम है वो इन प्रश्नों का जरूर रिवीजन कर लें। बाकी कल के बाद जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे उनके लिए मैं फिर रिवीजन कराती रहूँगी। अभी मेन कल वाला लोग ध्यान रहे, जिन जिनका भी पेपर है वो एक बार हिंदी का पूरा रिवीजन कर लीजिए। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर वो तो जो होते ही हैं, उन्हें अलग से नहीं बनाना पड़ता है। तो आ, बड़ी ई और ऊ ये मूल दीर्घ स्वर है, लेकिन ओ मूल मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगर हम बात करें कि इनका उच्चारण कैसे होता है, तो बड़ा आ जो है, बड़ा आ का उच्चारण होता है कंठ से। तो मतलब ये कंठ ध्वनि है। बड़ा आ कैसा है? कंठ ध्वनि है। चाहे छोटा आ हो, चाहे बड़ा आ हो, चाहे क वाला जो चरण हो, वो पूरा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बड़ी ई की बात करें, तो छोटी ई और बड़ी ई ये तालु से बोले जाते हैं, अतः ये तालव्य ध्वनि है। कौन सी है? तालव्य ध्वनि है। कौन सी? बड़ी ई। बड़ी ई तालव्य ध्वनि है। और तालव्य से चा वाला जो वर्ग है वो भी ता से ही बोला जाता है, वो भी तालव्य ही होता है। मतलब चा वाला वर्ग भी तालव्य होता है और बड़ी ई भी तालव्य होता है। ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद की जाए अगर अगर बड़े ऊ की, तो बड़े देखो, आप अगर ऊ को बोल के देखेंगे बड़े ऊ को, तो ऊ पूरा ओठ जो है वो ओठ से ही बोला जा रहा है। तो अतः ये किससे बोलते हैं? ओठ से बोलते हैं। तो इस प्रकार से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। तो याद रखिएगा, हिंदी में ध्वनि मतलब ध्वनि जो सुनाई देती है, तो वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो पूछा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको दो लगा देना है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन अगर आपसे पूछे मात्रा के आधार, क्योंकि संस्कृत में तीसरा प्रकार का स्वर भी बताया गया है जिसको बोलते हैं प्लुत स्वर। इसको बोलने में 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर बोलते हैं। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा रोम, ओम, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है और इसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछे संस्कृत में स्वर कितने हैं, तब आपको 3 बताना है, और अगर हिंदी का पूछे तो 2। लेकिन आपसे सीधे ही सीधे पूछ ले मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 लगा देना है। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में आपको कम समय लगता है, और दीर्घ वो होते हैं जिनको ज़्यादा समय लगता है। एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। तो जब एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? व्यंजन बनता है। एक से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? व्यंजन बनता है। अगला क्वेश्चन है, डबल ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ मैंने अभी बताया है। इनका उच्चारण किससे होता है? तालु, तालु से होता है, इसलिए ये तालव्य कहलाते हैं। ई बोल के देखिए, ई, चा, छ, ज, झ। चा का पूरा वर्ग और छोटी ई और बड़ी ई, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के होते हैं उसे व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, सॉरी, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। विसर्ग भी स्वर की सहायता से ही बनता है और व्यंजन भी स्वर की सहायता से ही बनता है। निम्न में से कौन एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, ए और ए दीर्घ स्वर है, बड़ी ई एक दीर्घ स्वर नहीं है। सॉरी, ए की जो मात्रा है वो दीर्घ स्वर नहीं है, छोटी की मात्रा जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सब दीर्घ स्वर हैं। जिन जो छोटी की मात्रा है वो कौन सा स्वर है? वो ह्रस्व स्वर है। बाकी ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर है।
और एक और बात इसमें याद रखिए कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और री री सी। कौन कौन सा होता है? छोटा आ होता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है और री री सी, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। और आपसे पूछे दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ए, ओ और औ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो याद रखिएगा कौन ह्रस्व स्वर है, कौन दीर्घ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 और दीर्घ कर कितने होते हैं? 7। अगर नंबर आ जाए इनमें से कौन एक दीर्घ स्वर नहीं है? छोटी ई की मात्रा दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला और वा, इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। और ये जो रा है, रा बोला जाता है, पार्श्व व्यंजन को भी रा बोला जाता है। या और वा अर्ध स्वर कहलाते हैं। या और वा कौन से कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। कितनी है हिंदी भाषा में लिपि? 52 है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। शा, श, शा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। पहला वाला जो सा है, अगर उसके उच्चारण की बात की जाए कि वो कहाँ से होता है, तो उसका उच्चारण तालु से होता है, तालव्य है वो। सा षटकोण की बात की जाए तो ये मूर्धन्य होता है। कौन सा होता है? मूर्धन्य होता है। और ये वाले सा की बात की जाए तो ये वाला सा क्या होता है? दांतों से बोला जाता है, दंत्य होता है, तो ये दंत्य व्यंजन हो जाएगा। और हा जो है वो कंठ से बोला जाता है। यारा लावा को कौन सा बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कौन इनमें से ऊष्म व्यंजन है? हा ऊष्म व्यंजन होता है। माँ एक मानक वर्ण होता है। जा को फारसी वर्ण भी बोलते हैं। जब एक ही ध्वनिया का दायित्व आ जाए, एक ही ध्वनि का जो एक ही ध्वनि का द्वित्व आ जाए, तो वह क्या हो? एक ही ध्वनि बार बार बोली जाए तो वह क्या, किस में क्या कहलाती है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए या बार बार आए तो उसको युग्मक ध्वनि बोलते हैं। कौन सी को बोलते हैं? युग्मक ध्वनि। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। जो 5वां वर्ण होता है, का, खा, गा, घा, ना, तो ये जो ना है 5वां वर्ण, तो 5वां वर्ण किसकी तरह काम करता है? अनुस्वार की तरह काम करता है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठव्य तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ए और ए वर्ण कौन से कहलाते हैं? कंठव्य, मतलब ये कंठ और तालु दोनों से निकलते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते क्या कहलाते हैं? वर्ण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या बोलते हैं? दंत्य बोलते हैं। चा वाला जो वर्ग है वो दंत में ही आता है। चा वाला वर्ग है वो किस में आता है? वो दंत में आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि चा वाला वर्ग, और इसके अलावा अंतस्थ या जो है, या और शा, या और शा भी तालव्य में आते हैं। और अगर आपको बोले दंत में ता के वर्ग के अलावा और क्या आता है, तो दंत में ता के वर्ग के अलावा आता है ला और शा। इन ला और शा को भी दंत से बोला जाता है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना का से क्या है? प्रयोग में लाना। अनुप्रयोग मत लगा देना, प्रयोग है। स्वर व्यंजन की इसमें अशुद्धि नहीं होती, अशुद्धि नहीं है। आरोज, ईसाई, ऊर्जस्वी। ऊर्जस्वी में स्वर व्यंजन की अशुद्धि नहीं है, बाकी सब में है। जो संज्ञा सर्वनाम आदि से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? तद्वितवत। इसके अलावा जो क्रिया से जुड़ते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? पूर्व पद गौण मतलब बहुत ज़्यादा प्रधान नहीं है, और जो उत्तर पद है वो बहुत ज़्यादा प्रधान है। सेकेंड नंबर पर गौण का मतलब होता है जो सेकेंड नंबर पर आता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों से संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसको वो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं।
सर्वनाम जो है वो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं हुआ, तू हुआ, आप हुआ, ये हुआ। तो सर्वनाम के कितने बोध भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सभी लोग कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। इसके अलावा ये आंसर भी बताइएगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, और सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? मतलब जहाँ कर्म प्रधान होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? जो संबंध बता रहा है, दैवीय, उसमें दैवीय शक्ति है तो दैवी संबंध बता रहा है देवी का, तो क्या हो जाएगा? दैवीय कौन सा शब्द हो जाएगा? संबंधवाची हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, जिसमें समय का ज्ञान होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या बोला जाता है? अन्वय। अन्वय परस्पर संबंधों को जो बोला जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर अगर सामंजस्य बिठाना हो तो उस पारस्परिक संबंध को क्या बोलते हैं? अन्वय बोला जाता है। कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्ग नहीं है? सघोष प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर नहीं है। बाकी उच्चिप्त है, पार्श्विक है, सघोष है, सघोष नहीं सॉरी ऊष्म है। ये प्रयत्न के आधार पर नहीं है, ये तो जो स्वर तंत्रियों के आधार पर है, स्वर और स्वर सघोष और अघोष। बाकी ये जो है ये प्रयत्न के आधार पर है। तो उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? ड, ढ। ड और ढ को क्या बोला जाता है? उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डा और ढा होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक वो लगभग लगभग पास के ही होते हैं, उनको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि है ला। ला को क्या बोला जाता है? ला को पार्श्विक बोला जाता है और पार्श्विक व्यंजन की संख्या एक ही है। इसके अलावा होता है सघोष। सघोष वर्ण जिनमें स्वर तंत्रिका काम करती हैं वहाँ पे ये होता है सघोष। जो कोई भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अगर छोड़ दें तो उसके बाद के जो वर्ण होते हैं वो सघोषी कहलाते हैं और सघोष कहलाते हैं। इसके अलावा स, श, सा और शा ये भी सघोषी कहलाते हैं। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और व्युत्पत्ति के आधार पर इनके प्रकार क्या होते हैं? तो एक तो होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। योग रूढ़ की एक विशेषता है कि योग रूढ़ जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ के ही अंतर्गत आते हैं। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक का भेद है। कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग है? दीमक, दीमक लग जाता है, रात होती है, वर्षा होती है, विधुर आया। देखो, दीमक लग जाती है तो ऊपर तीनों कैसे दिख रहे हैं? आपको स्त्रीलिंग दिख रहा है, लेकिन विधुर आता है उसको अगर बोलेंगे तो वो पुल्लिंग दिख रहा है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों वो जिन्हें योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। बोली का जब थोड़ा सा क्षेत्र विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होती है। बोली का जब थोड़ा सा क्षेत्र विकसित हो जाता है उसमें क्या होता है? साहित्य की रचना होती है। ये क्या कहलाता है? ये उपभाषा कहलाता है। बोली का जब थोड़ा क्षेत्र विकसित हो जाता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होती है, तो वो क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? एक होता है सघोष तंत्रियों के आधार पर, है ना, और एक होता है अघोष।
अघोष की संख्या होती है 13 और सघोष की संख्या है 31। दोनों का अपोजिट है, सघोष ज़्यादा है क्योंकि पहला और दूसरा वर्ग अघोष होता है और तीनों सा अघोष होते हैं। बाकी के जो तीसरे वर्ण से पांचवें वर्ग तक, इसके अलावा या, रा, ला, वा और हा, ये क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं। तो इनका ये कितने प्रकार की, इनके कितने होते हैं टोटल, ये 31 और अघोष होते हैं 13। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनी होती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनी होती है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है? याद रखिएगा, कितने की बनी होती है? 5 प्रकार के। अगला है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अगला है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत स्वर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ताल, जिसमें तालु से बोला जाता है वो तालव्य होता है। च वाला जो वर्ग होता है, ग, झ, न और मा, तो च वाला जो वर्ग होता है वो क्या कहलाएगा? तालु का कहलाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और एक होता है मुक्त छंद। इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक वर्णिक छंद है, मतलब जो वर्णों के आधार पर बनाया गया है। जो वर्णों के आधार पर बनाया गया है उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्णिक छंद बोलते हैं। सवैये छंद वर्णिक छंद है। छंद पढ़ते समय जो विराम लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको यति बोलते हैं। छप्पे किस प्रकार का छंद है? सब छप्पे विषम मात्रिक छंद है। छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे विषम मात्रिक छंद है। दो जो है सम मात्रिक छंदों को मिला के छप्पे बनता है। तो छप्पे कौन का छंद है? छप्पे कैसा है? छप्पे एक विषम छंद है। यह 6 पंक्तियों का छंद होता है और इसमें रोला और उल्लाला मिलते हैं। कौन मिलते हैं इसमें? रोला और उल्लाला मिलते हैं। और प्रथम चरण में इसके 24 मात्राएं होती हैं और अंतिम चरण में इसके 28 मात्रा होती है। मतलब प्रथम जो 4 चरण रहेंगे उसमें 24 रहेंगी और बाद के जो रहेंगे अंतिम, उसमें 28 मात्राएं रहेंगी। तो इस प्रकार से यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। तो याद रखिएगा छप्पे कैसा है? विषम मात्रिक। क्या क्या मिलता है इसमें? रोला और उल्लाला मिलता है। रोला में कितनी चरण में होती, मात्राएं कितनी होती हैं? रोला में 24 मात्राएं होती हैं और उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं? उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, किसका होता है? तो ये होता है कुंडलियाँ का। किसका होता है? कुंडलियाँ का प्रथम और अंतिम छंद, अंतिम पद एक सा, अंतिम शब्द एक जैसा होता है। ये कुंडलियाँ जो होता है किससे मिलके बना होता है? कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलके बना होता है। कुंडलिया किससे मिलके बना होता है? दोहा और रोला से। और वो ऊपर हमने पढ़ा था छंद छप्पे, तो वो रोला और उल्लाला से मिलके बनता है। और कुंडलिया किससे मिलके बनता है? दोहा और रोला से मिलके बनता है कुंडलिया छंद। तो ये याद रखिएगा, ये भी एक विषम मात्रिक छंद है, दोहा और रोला से मिलके बनता है। और ये इसमें क्या होता है? पहला एक दोहा होता है, बाद में दोहा के चौथे चरण में यदि एक रोला रख दिया जाए तो वह एक कुंडलिया छंद बन जाता है। दोहा के जो चौथा खंड होता है वहाँ पे अगर रोला रख दिया जाता है तो बन जाता है। इसी प्रकार ये भी ध्यान रखिएगा कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में भी कितनी होती हैं? दोहा में भी 24 होती हैं, लेकिन रोला में 13 मात्राओं पर यति होती है। मतलब 13 मात्राओं पर रोला में विराम होता है, जबकि दोहा में क्या होता है? दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
सोठा होता है, सोठा दोहा का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें 11-13 मात्राओं पर यति होती है, मतलब विराम होता है, और दोहा में कितने पे होता है, 13-11 पे होता है ना। ये दोहा और सोठा एकदम उल्टा है, जबकि रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन उसके 13 मात्राओं पर विराम होता है। इसी प्रकार अगर हम हरि गीतिका की बात करें तो हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुंडलियों की कुंडलियों में क्या होता है, प्रथम चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं, बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। एक और छंद आपसे पूछ सकते हैं आजकल एक नया कि एक वीर छंद आया है, तो वीर छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं, 16-15 पर इसमें विराम होता है, गुरु लघु लास्ट में होना आवश्यक होता है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 होती हैं और 14 मात्राओं पर यति होती है। ये वीर का भी याद रखिएगा, वीर में कितना होता है, तो वीर में कितना होता है, वीर में 31 मात्राएं होती हैं। वीर में कितनी होती हैं, वीर में 31 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या बोलते हैं। जहाँ संभावना हो, जहाँ मानो जानो आ जाए, वहाँ आपको बिना डाउट के उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। वहाँ पे कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमान और उपमेय में जिसमें भेद ना हो, पूरा का पूरा ही रूप दे दिया हो, तो वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या बोलते हैं, मतलब अभी हो नहीं चुकी है, हो ही रही है, उसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान क्या होते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल 6 प्रकार के होते हैं और इसको बोलते हैं अपूर्ण। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के। याद रखिएगा कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा कितने होते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, 2 होते हैं। एक सेकेंड, तो एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। अगर आपसे पूछे संरचना की दृष्टि से कितने होते हैं, वो क्रिया के होते हैं, वो 5 होते हैं, है ना। और रचना की दृष्टि से बोले तो रचना की होती अकर्मक और सकर्मक होते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है, क्योंकि वो तो हो चुकी है। विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम हिंदी में है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या बोलते हैं, विशिष्ट बोलते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या बोला जाता है, विशिष्ट बोला जाता है। क्या, विशिष्ट। रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है, दिन, आँख, विज्ञान या घोड़ा। देखो, रूढ़ वो होते हैं जिनको तोड़ नहीं सकते आप, लेकिन विज्ञान को तो आप तोड़ सकते हो, वी प्लस ज्ञान, तो यही रूढ़ नहीं होगा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द फारसी नहीं है, खामोश, कबूतर, चिराग या हक। देखो, खा से, का से, च से मोस्टली वर्ड जो बोलते हैं फारसी होते हैं, लेकिन हक जो है फारसी नहीं है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रत्येक बनता है प्रति प्लस 1 से, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पर्यायवाची हुआ, विपरीतार्थक हुआ, ये शब्द ही कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछे तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर हो जाएंगे। तो अर्थ के आधार पर कितने, देखो फ्रेंड, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के नहीं होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। और रचना के आधार पर अगर बात की जाए तो रचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं।
वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या बोला जाता है? वाक्यों में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको पद बोला जाता है। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं वहाँ क्या होता है? बहुव्रीहि समास। मतलब किसी तीसरे व्यक्ति को ही बताते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास जो होता है, जैसे कि काला और सफेद, देव लीला, तो ये जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दाल चावल, ये यहाँ पे दोनों ही, और जिसमें योजक चिन्ह लगता है या और बीच में आता है वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तीन प्रकार के होते हैं ये। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वो बहुव्रीहि समास होता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन बनता है? कर्मधारय बनता है। इनमें से कौन सा समास नहीं? देखो, और बाकी तीनों है कर्म कारक, कोई समास नहीं, कर्मधारय होता है। बचपन में कौन सा शब्द है? बचपन में संज्ञा है। बचपन में क्या है? संज्ञा है। उपमेय, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। उपमेय और उपमान का अभेद क्या कहलाता है? रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना। भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनन्वय। फ्रेंड्स, आज मैं अभी शाम को आपको एक वीडियो लेके आऊँगी विज्ञान की भौतिकी का। ऐसे प्रश्न जो लॉजिकली हैं और आपको एग्जाम में पूछे ही जाना है 100%, तो उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। करीब 150 प्रश्न हैं वो जो मैंने निकाले हैं। शाम को पर लेके आऊँगी, आप डायरेक्ट पढ़ के जाना, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे। और कमेंट जरूर करते जाइएगा वीडियो अच्छा लगे। भारत की सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है। अगर ये अनन्वय नहीं होता तो भारत के समान, तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी आ जाता है क्योंकि उसके समान बताया है। वीर या आला किस जाति का छंद है? मात्रिक छंद है वीर या आला। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू आती, बांगरू हरियाणा में बोली जाती है। कन्नौजी आती है, अवधी आती है, तेलुगु नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है? तेलुगु जो है वो नहीं आती है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछें कि हिंदी में उपभाषाएं कितनी है, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी तो एक उपभाषा है, अब उसकी उपभाषाएं कितनी हैं? तो उपभाषाएं उसकी हैं 5। कौन कौन सी? एक पूर्वी हिंदी है जो कि बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी में बोली जाती है। एक पश्चिमी हिंदी है जो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, वंगारू, ये पश्चिमी हिंदी का प्रकार। एक बिहारी हिंदी होती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। एक राजस्थानी हिंदी होती है, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। एक पहाड़ी हिंदी होती है, कुमाऊनी, गढ़वाली। और तो इस प्रकार से हिंदी को 5 भाषाओं में बांटा है। और आपसे पूछें कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं। और बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां हैं, याद रखिएगा। और संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। परंतु यहाँ सिर्फ हिंदी भाषा की बात अगर कर रहे हैं अपन, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं? हिंदी की 18। इसमें ये संविधान की भाषाओं को मत मिला लीजिएगा, वो अलग है। यहाँ पे कुल 18 आंसर आपका आ जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। किस रस को रसराज बोला जाता है? श्रृंगार रस को रसराज बोला जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। विश्व में स्थायी भाव किसका है? अद्भुत। आश्चर्य, अद्भुत का स्थायी भाव है। अद्भुत। आश्चर्य किसका है? अद्भुत का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। वीर रस का क्या है? वीर का होता है उत्साह। अनुभावों के कितने प्रकार होते हैं? अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। तो अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सात्विक, एक होता है कायिक, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। 4 प्रकार होते हैं अनुभावों के। कौन कौन से? सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। ये अनुभावों के 4 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुभावों के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य।
आहार्य सॉरी। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 मानी जाती है। अनुभाव क्या होते हैं? तो स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली जो आश्रय होती हैं उसकी बाहरी चेष्टाएं जो होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कितने होते हैं? मैंने अभी 4 बताए हैं आपको, तो वो याद रख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। शायद आपको प्रकार ना आए लेकिन ये संख्या पूछी जा सकती है। तो सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 हैं। कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है जो किसी की विशेषता बता रहा हो? तो देखो, लचीला भी बता रहा है, लाडला भी बता रहा है, लापता भी बता रहा है, लेकिन लांछन है, विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण होता है जो विशेषता बताता है। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत है, भीरु है, निर्भीक है, लेकिन भय नहीं है। जिस विकारी संज्ञा से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होना मर्यादित होता है, वहाँ कौन सा होता है? वहाँ विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो गुणवाचक विशेषण होता है 7 प्रकार का। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? दूना। दूना गुण नहीं बता रहा है, दूना परिमाण बता रहा है। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया है? क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया है? 16। कितने का किया है? 16। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो एक मिनट में ये वर्ण और बता देती हूँ आपको, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्रिया से संबंधित रूपावली वर्ग कितने हैं? 16। ये जरूर याद रखिएगा। 16 कलाएं होती हैं, ऐसे ही 16 रूपावली वर्ग हैं। का वाला जो वर्ग है और जो हा है उसका जो वर्ण का प्रकार है वो कंठ है। चा का वर्ग या और शा का, सा शक्कर वाले का तालव्य है। टा का वर्ण रा और शा का मूर्धन्य है। ता का वर्ग और ला और सा का दंत है। पा का पूरा वर्ग ओष्ठ से आता है। और ना ये जो अनुनासिक वर्ड होते हैं, पंचम वर्ण जो होता है वो क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो। वा जो है दंतोष्ठ कहलाता है। तो कंठ ध्वनि पे छोटा और आ और बड़ा आपसे पूछे तो वो हो जाएगा कंठव्य ध्वनि। तालव्य ध्वनि हो जाएगा छोटी ई और बड़ी ई। कंठ तालव्य ध्वनि हो जाएगा ए और ए। और कंठोष्ठ ध्वनि हो जाएगा ओ और औ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।